साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, मगर 5 साल 5.5 साल पहले के अगर पल की बात करें तो आज मैं कुछ आप लोगों से पूछ लूं। बीजेपी को 11 साल देश में राजनीति करते होंगे, सरकार केंद्र की चलाते होंगे, जानते तो हो कैसे सरकार चलाती है। अगर 2019 में गठबंधन नहीं करते तो कोई और चारा था? बता दो। आज अमरजीत खड़ा है यहाँ, अगर गठबंधन ना करते तो 2019 में 7 भाजे, 7 भाजते नहीं भाजते। कोई झूठ है इस बात में? साथियों, अगर 2019 में गठबंधन ना करते तो ये बड़ी सी चाबी मंडी हुई है मां के सर पे, ये चाबी का चुनाव चिन्ह बचता, सारी पार्टी छोड़ते। साथियों, एक चीज बताओ, मैं तो इस मंच से इतना कह सकता कि हमने गठबंधन इसलिए किया कि चंडीगढ़ में थारे लिए दरवाजे खुले रखो। 4.5 साल कभी चंडीगढ़ आए हो, ये दिक्कत तो नहीं झेलनी पड़ी कि दरवाजे बंद थे। चाहे मुलाकात हो पाई हो ना हो पाई हो, काम हुआ हो ना हुआ हो, मगर आपके लिए ठिकाना तो खोल के रखा हुआ था। आज कोई है थारी सुननिया? आज वहां कोई बैठा है जो तुम्हारे लिए दिन रात काम कर रहा हो? मगर साथियों, एक चीज करी गई कि आपको बदनाम इतना कर दो कि आप कमजोर पड़ जाओ। मैं तो इतिहास के 2 पलों से सीखा हूं। एक 1984 की चौधरी देवीलाल के भाषण के सन से उनने खड़ा होकर कहा था कि राजीव की मां मर गई, इसलिए लोगों ने राजीव को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहा था नहीं कहा था? बनाया था राजीव को प्रधानमंत्री लोगों ने इंदिरा गांधी जी की निधन के बाद। और दूसरी चीज, संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने किया, पूरे देश का रथ लेकर भ्रमण चौधरी देवीलाल जी ने किया और उनको जनता दल का नेता चुन लिया गया। और नेता चुनने के बाद उनने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उनने तो अपने मन की बड़ी अच्छी बात को पूरा किया, जनता के साथ करे गए वादों को पूरा करवाने के लिए कदम उठाया। मगर 1.25 साल में उसी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चौधरी देवीलाल को सरकार से बाहर फेंकने का काम किया, हटाने का काम किया, मंत्री पद छीनने का काम किया। इतिहास सत्य है। चौधरी देवीलाल जी को ये राजनीति रणनीति दोनों मिला के करनी नहीं आती थी। उनने जब काम किया अपने दिल से काम किया, मगर उनके साथ भी समय समय पर धोखा हुआ। इतिहास है। हमने भी, ये कांग्रेसी कहते हैं कि सरकार हमारे साथ बना लेते। दिग्विजय और डॉक्टर बांगड़ बैठे हैं, हुड्डा वाली बात तो सुनी होगी, सुनिए नहीं सुनी? अहमद पटेल का मेरे पास भी फोन आया था, हमने कहा नंबर ले आओ, हम तुम्हारे साथ हो लेंगे।
मगर साथियों, बीजेपी के पास 40 थे, 7 तो निर्दलीय बीजेपी के साथ थे। सरकार किसकी बननी थी? बीजेपी। अगर उस दिन कदम ना उठाते तो आज क्या बुड्ढों को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, विधवा को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं। ये 1000 रुपए मिलते कि 50% पंचायतों में हिस्सेदारी मिली है, मिलती। आप लोगों के करे हुए वादों को पूरा करवाने के लिए वो कदम उठाया, मगर सारे हमारे पीछे एक षड्यंत्र से पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था। और उनके लिए खतरा नहीं, असली सच्चाई तो है उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी खतरा था। बता दो कोई झूठ है? मगर इन लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम 5 साल चलाया, और वो सूत्री कार्यक्रम था कि आप लोगों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए। हम 10 एमएलए थे, कोई हमारा एमपी राज्यसभा और लोकसभा में तो नहीं था। किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती, केंद्र तो बहुत दूर की बात थी। मगर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, विपदा क्या है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बिल के लिए वोट दिए, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। जिनने सेटिंग कर बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। मैं तो इतना 5-7 सालों में समझ पाया कि आज जो लोग ड्रैग रूम की राजनीति करते हैं वो ज्यादा कामयाब है, और जो ग्राउंड की राजनीति करते हैं उनको परस्त करना बड़ा आसान है। उठाकर देख लो चारों तरफ, 2024 के चुनाव में क्या हुआ। पत्रकार साथी खड़े हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर शैलजा के कहने से नारनौंद की उखलाना की सीट दे देते तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेती? क्या राई का उम्मीदवार ना बदलते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? बता दो। जो चाड़ा वाले खड़े हैं, क्या निर्दलीय ना खड़े होते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? अरे सरसा वाले खड़े हो, क्या 500 सीटों पे मैच फिक्सिंग ना होती तो बीजेपी सरकार में आती नहीं आती? ये ड्राइंग रूम में बैठ कर रणनीति बनाई गई। हम तो बावड़ों की तरह सड़क नापते रहे कि जनमत में जितना विश्वास होगा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और जनमत ने साथ दिया। जितना दिया सर माथे। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी के 65 साल के राजनीतिक जीवन में रिकॉर्ड है 6.5 साल सरकार में रह पाए, और प्रदेश सरकार में 4 साल। जब उनके पास बहुमत था तो भी ड्राइंग रूम वाला भजन लाल 82 में सरकार ले नहीं गया, मगर चौधरी देवीलाल हारते रहे, फिरते रहे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़नी थी। 4.5 साल के शासन में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस प्रदेश को क्या क्या दिया। पेंशन हो, जच्चा बच्चा हो,
एक एक चीज आपके लफ्जों पर है। मगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कभी ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति नहीं करते। मैं तो आपको इतना आज बोलने आया हूं, ये संगठन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का बनाया हुआ है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल मैदान 17 नवंबर 2018 को आपके बीच में खड़ा होकर कहा था कि झंडा झंडा छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, और उस शुरुआत को नए झंडे के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी की अध्यक्षता में पांडु पिंडारा की धरा पर फहराया था, नहीं फहराया था, और एक नई शुरुआत करी थी। और उस नई शुरुआत ने प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की नई रूपरेखा लिखने का काम किया साथियों। और उस रूपरेखा ने 4.5 साल इस प्रदेश के अंदर कितना कुछ हुआ, मगर क्या हरियाणा के गर्व पे हाथ जाने दी? क्या इस हरियाणा को टूटने दिया? क्या इस हरियाणा की परिस्थिति को कमजोर होने दिया? बिल्कुल नहीं। आपकी लड़ाई के अंदर खड़े रहकर निरंतर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार कदम उठाए गए, और उन कदमों ने इस प्रदेश को उस राह पर ले जाने का काम किया जिससे प्रदेश आगे बढ़ा, उद्योग आया, रोजगार आए, प्रदेश के कमेरे को ताकत मिली। आज क्या प्रदेश की हालत है, किनकी बदौलत ये हालत बनी है, उनको आज कोई नहीं कोसता। मगर ये समझकर आपको जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इस सांप के चमन को उजाड़ने का काम मिलकर उन लोगों ने किया था। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक शेर अकबर इलाहाबादी का पढ़ सकता हूं, जो स्थिति मेरे साथ और इस संगठन के एक एक साथी के साथ पिछले 5 साल में बीती है। हम आ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। साथियों, प्रदेश के आज क्या स्थिति है अपराध की? आज चाहे अपराध के अंदर मर्डर हो, रेप हो, चाहे फिरौती हो, रंगदारी हो, लूट हो, डकैती हो, निरंतर अपराध इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश का मुखिया कहता है गुंडों भाग जाओ, प्रदेश का डीजी कहता है गुंडे थार में, बुलेट में आते हैं। अरे अपराधियों को पकड़ो, अपराध को रोको, मगर इस प्रदेश को तो बचाओ। क्या हालत है, जलेबी बनाने वाला हो, जूता बेचने वाला हो, ढाबा चलाने वाला हो, मुख्यमंत्री का खुद का विभाग शराब का ठेकेदार हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, हर प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का निरस्त हो चुका है। मैं एक चीज जो पिछले दिनों घटना हुई उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि टूटे हुए पोल ने दिया खिलाड़ी मार, खत्म कर दिए इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार,
पर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार। साथियों, जहां आप खड़े हो, यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर खेल के मैदान में हमारे एक युवा साथी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद सरकार कहती है वो स्टेडियम खेल विभाग का नहीं था। विभाग किसी का भी हो, स्टेडियम तो सरकार का था। कमी तो सरकार की रही है, मगर खिलाड़ियों के साथ दुर्भाग्य क्या है, 40% मेडल लाए हरियाणा और खेल गुजरात में। आज ऐसी स्थिति बन चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम जैसे के लिए गुजरात चुना गया। औद्योगिक सब्सिडी देनी हो केंद्र सरकार ने तो गुजरात चुना गया। और अब तो हमारे मुख्यमंत्री की नकेल भी कहां है, कहां है? समझो इस चीज को साथियों कि आज व्यवस्था सुधारने में विचार नहीं है इन लोगों के। इन लोगों की सोच एकमात्र है कि कैसे हमारा आपस का ताना बाना जो है, भाईचारा जो है, उसको तोड़ दिया जाए। ये नहीं देखते रोजगार कैसे बढ़ाना है। मगर इनके विधायक, इनके सांसद क्या भाषा बोलते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, जानवरों से तुलना करी जाती है। साथियों, ये समझो, जो इनने व्यवस्था मेवात के लिए बनाई थी वो मेरे देखी हुई है। सबसे पहले पीड़ा में मैं बोला था कि एसपी छुट्टी पे था, तुमने जानबूझकर ये वारदात कराई। आज तक उस घटना पे एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, ये आज भी वही माहौल बना रहे हैं जो इनने पंचकुला में बनाया था जब राम रहीम को सजा हुई थी। लोगों को आमंत्रित किया, फिर उन पे डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, उनकी जान गई। ये वो माहौल बना रहे हैं जो रोहतक में हुआ था, लाडसोली में हुआ था, झांसी में हुआ था 2016 में। याद है जब पुलिस नहीं थी, पर इस प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ा गया। ये इनका पुराना एजेंडा है और केवल मात्र यहां नहीं, ये तो एजेंडा 1990 के दशक से चलाते आ रहे हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा, इनको रोकने के लिए अपनी आवाज को प्रदेश के प्रत्येक घर तक जाकर पहुंचाना पड़ेगा। साथियों, मैं तो हैरान था, परसों अखबार में एक कटिंग देखी और कटिंग थी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 50 लाख रोजगार 2047 में बना लेंगे। अभी तो 37 ने भी 12 साल है नहीं है। पहला मुख्यमंत्री देखा जो 22 साल का एजेंडा लिए बैठा है। सैनी साहब, 50 लाख छोड़ो, जो छोरे छोरिया कौशल रोजगार के फार्म भरे बैठे हैं उनने नौकरियां ढंग से की दे दो, वही बहुत बड़ा भाई भला हो जाएगा इस प्रदेश। दुविधा क्या है कि कल मेरे को एक साथी ने एक वीडियो भेजी, मैं देख रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के लगने थे प्रदेश में 613 और एचपीएससी ने भर्ती निकाल दी। नेट और पीएचडी से पढ़ा लिखा तो कोई नहीं होगा,
613 पदों के लिए नेट पीएचडी करे हुए 4,800 से ऊपर एप्लीकेशनें भरी गई, 4,800। और पास कितने करे? 158। और 158 में भी 50% हरियाणा के बाहर की। ये आज भर्तियों की स्थिति है। अगर इस प्रदेश की डिग्री करा हुआ बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर लगने लायक नहीं है, तो फिर जो एमडीयू में हुआ वो तो इस प्रदेश के 21 विश्वविद्यालयों में चल रहा है। फिर तो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में किया जा रहा है।